गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। अब गाइज, ज़्यादा आपकी क्लास नहीं बची है। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी आपका प्राचीन भारत ख़त्म हो सके, जिससे कि मध्यकालीन, और मैं एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल दूँगी, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट बता दूँगी कि मैं पॉलिटी शुरू करूँ या फिर मैं ज्योग्राफी शुरू करूँ। अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, कमेंट में या फिर उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग बता देना, तो वही सब्जेक्ट आपका साथ में स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ज़्यादा दिन की क्लास नहीं बची, मुश्किल से 8 दिन आप और मान लीजिए, उसके बाद में हमारा मध्यकालीन शुरू हो जाएगा। और मध्यकालीन में गाइस इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं इसे गलती खुद मानती हूँ, अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और गाइस, अगर आपको साइड में बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो देखो, सुबह का टाइम है, सब्जी वाले कोई कुछ ना कुछ आता रहता है, वो अपने हाथ में नहीं है कि उनको रोक सकें। वो अब मेरे हाथ में जो है, तो मैं अपना फैन भी मेरा चालू नहीं है, पंखा तक बंद है, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट जो वंश था, उनको एक और चीज़ बोलते हैं, मान्यखेत के राष्ट्रकूट। क्या बोलते हैं इनको? मान्यखेत के राष्ट्रकूट भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रकूट वंश का पूरा क्या बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, तो इन्हें बोलते हैं मान्यखेत के राष्ट्रकूट। अब सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? तो दंती दुर्ग जो था, वो संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। और मान्यखेत हमारा कहाँ आता है? तो ये मालखेड़, और ये मालखेड़ हमारा आता है वर्तमान में सोलापुर में। ठीक है, एक बार फिर समझाऊं, राष्ट्रकूट वंश को मान्यखेत के राष्ट्रकूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी, जो संस्थापक था जो वहाँ का राष्ट्रकूट वंश का, दंती दुर्ग, उसने राजधानी बनाया था मान्यखेत को, और इसीलिए राष्ट्रकूट को मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश भी कहा जाता था। और जो हमारा जो मान्यखेत है, वो कहाँ आता है? तो मालखेड़, ये आता है हमारा वर्तमान में सोलापुर में। इतना आपसे नहीं पूछा जाता, अगर पूछ भी ले तो देखो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एग्जामिनर ना उसके माइंड में मैं बैठी हूँ ना आप हो, उनका जो दिमाग चलता है। देखो वहाँ पे अगर आप उसको सिलेबस आपने दे दिया हमें किसी भी एग्जाम के लिए, और बता दिया कि जीएस आनी है, ठीक है, एक बात यहाँ समझना, थोड़ा सा आपको समझाऊँ। तो जीएस का मतलब है संपूर्ण जीएस, पूरी हमें याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब फिर हम क्या करते हैं, एक मतलब हमने वहाँ पे देख लिया टॉपिक, ठीक है, अपने हिसाब से हम खुद वहाँ पे आइंस्टीन बन जाते हैं, फिर वहीं तोते उड़ते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ, आप एक बार, क्यों हर टीचर आपको, अगर कोई टीचर होगा सही है पढ़ाई के मामले में, तो आपसे हमेशा कहेगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हो या कहीं कुर्सी पे, कुछ भी अपने रूम में, आपके पास में सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ना तो आप फालतू पढ़ोगे, ना कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ोगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। देखो भाई, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि राष्ट्रकूट वंश के शासक या सारे शासक, यहाँ पर लिखा है प्रमुख। प्रमुख का मतलब होता है जो मुख्य, जिन्होंने कार्य किए हैं, जो चर्चा में रहे हैं और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नाम बता दूं, सबसे पहले दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम, फिर ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड और इंद्र थर्ड, और उसके बाद में कृष्ण थर्ड। ये थे राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। अब है यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले कृष्ण प्रथम को। तो इन्होंने क्या कार्य किया था कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आज से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि एलोरा में स्थित जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो वहाँ पर मैंने आपका ऑप्शन में कृष्ण प्रथम आपको मिलेगा, लेकिन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो वहाँ पर आपको आ जाएंगे चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, 3-4 वंश के आपको नाम मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक आपका ऑप्शन में राष्ट्रकूट वंश मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था यहाँ पर जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं कृष्ण प्रथम ने। इस मंदिर की कुछ खासियत थी। सबसे पहले एलोरा हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित था। आपको भी पता है ग्वालियर में हथेली का जो मंदिर है दक्षिण भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है, और ये भी कैलाश मंदिर भी द्रविड़ शैली से निर्मित एक मंदिर था, ठीक है। उसके बाद में यह इसकी एक विशेषता ये थी कि ये जब ये मंदिर का जो निर्माण चल रहा था वहाँ पर क्या था, ऊंची ऊंची ऐसी चट्टानें बनी हुई थी, मतलब पहाड़ टाइप की। तो वहाँ पर कोई संभावना नहीं थी कोई भी मंदिर बनाने की, वहाँ पर कोई ऐसी इमारत नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी। फिर इन्होंने क्या किया, कृष्ण प्रथम ने इसका कार्य शुरू करवाया। तो उन्होंने वहाँ पर जो पहाड़ें थी, जो चट्टान बनी हुई थी, चट्टानों को काट कर वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का वैसा कौन सा मंदिर था जो चट्टानों को काटकर बनाया गया था। तो ये जो हमारा मंदिर था कैलाश मंदिर, और ये हमारा मंदिर आता है एलोरा में, और एलोरा हमारा आता है महाराष्ट्र में, और निर्माता थे इसके कृष्ण प्रथम, और ये थे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनते, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप कुछ मत करना, पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, और आप 16, 17, 15 के वो उठा के देख लेना। उसमें देखना कि अब का पहले का पेपर और अब पेपर कैसा पेपर आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे। क्योंकि गाइस मैं खुद कह रही हूँ, इतना पढ़ने के बावजूद हिस्ट्री के ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी मेरे से भी क्वेश्चन नहीं बनते। जब मैं ऑब्जेक्टिव लगाती हूँ तो आपको क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने हैं, और आप चाहो तो ये काम मैं भी करूँगी। अगर आप चाहो किसी भी ऑब्जेक्टिव आप बुक लगा रहे हो तो उसके क्या है, आप फैक्ट साइड में लिख लिया करो, जिससे क्या है एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। और यह जो कृष्ण प्रथम था यह राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक था। कैसा था, वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद में ध्रुव, तो ध्रुव को धारावर्ष भी कहते थे। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि धारावर्ष किसे कहते थे, तो ध्रुव को अगर नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप नहीं लगा पाओगे, और गोल गोल वहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं, जय हनुमान जी, जय राम जी, भैरवनाथ की जय, तो क्वेश्चन वहीं पे गलत होते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को एग्जाम में ऐसे करते हुए, इसलिए मैं बोल रही हूँ भैया पढ़ लिया करो। अभी आप लोगों के पास में काफ़ी सारा टाइम है। और इसका एक और फैक्ट है, ये है त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। जो त्रिपक्षी जो संघर्ष था, 3 लोगों का उसमें 3 पक्ष थे, तो जो त्रिपक्षी जो संघर्ष हुआ उसमें भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे गोविंद तृतीय। मैंने आपको जो प्रमुख जो शासक थे वो सीक्वेंस में लिखा दिए थे, तो एक बार इन्हें देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो गोविंद तृतीय, इसके समय राष्ट्रकूट वंश की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी, यानी बहुत ही हाई लेवल की थी। इसका मीन्स होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, और इसने बहुत मतलब पराजय इनकी हुई ही नहीं, हमेशा हर चीज़ में जय हुई थी। इसका मतलब बहुत हाई लेवल पे था ये राष्ट्रकूट वंश गोविंद तृतीय के समय। और उसके बाद में अमोघ वंश, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म को राज्य की संरक्षण दिया, ठीक है। सबसे पहले जैन धर्म का अनुयायी था और इसने राज्य की धर्म को संरक्षण दिया। ऐसा नहीं है कि सभी यहाँ जैन धर्म के अनुयायी हैं, कुछ शैव भक्त भी थे, इसीलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है आपके लिए कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर जो जैन धर्म का जो अनुयायी था, तो इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। कौन रहते थे? 2 विद्वान। वो कौन कौन थे?
सबसे जिनसेन, ये भी जैन धर्म से थे, और दूसरे महावीराचार्य। तो जिनसेन ने रचना की थी आदि पुराण की और महावीराचार्य ने रचना की थी गणित सार संग्रह की। ये दोनों महान विद्वान दरबार में किसके रहते थे? अमोघ वर्ष के में। आगे बढ़ते हैं इंद्र तृतीय। इसी के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। भाई ये क्वेश्चन CGL का पेपर आप उठा लेना, या फिर हमारे ऐसा मध्य प्रदेश में व्यापम का एग्जाम होता है, उसी से पटवारी, MPSI वगैरह ग्रुप 2 ग्रुप 3 इनकी वैकेंसी आती है, तो उनमें ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इंद्र थर्ड के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया, जिसने राष्ट्रकूटों को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। सबसे पहले कि अरबी यात्री अल मसूदी किसके समय भारत आया? इंद्र थर्ड के समय। उस टाइम पे वंश कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। लेकिन अल मसूदी ने राष्ट्रकूट वंश को किस शब्द की संज्ञा दी? तो यहाँ पर अल मसूदी क्या कहता है कि राष्ट्रकूटों को उसने क्या कहा कि तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। मतलब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो वंश वर्तमान में जो चल रहा था जब अल मसूदी आया, उस टाइम पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक जो वंश था वो कौन सा था? तो वो था राष्ट्रकूट वंश। ऐसा किसने कहा है? अल मसूदी ने। अल मसूदी किसके दरबार में आया था? तो इंद्र थर्ड के दरबार में आया। यहाँ पर एक नोट लिखा है आपके लिए, अरबी लेखकों ने राष्ट्रकूट वंश को बलराज, ये क्वेश्चन मैचिंग में आप UPSC का पेपर उठाना, हाँ मैचिंग में वो दिया हुआ है। यहाँ पर 3-4 और वंश के दिए, 2 इनका नाम दिया है, आप उठा लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते हो तो जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अरबी लेखकों ने। यहाँ पर हमने बात की थी अरबी यात्री अल मसूदी की, लेकिन यहाँ पर यात्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अरबी लेखकों की। तो अरबी लेखकों ने राष्ट्रकूट वंश को क्या कहा? तो राष्ट्रकूट वंश को कहा है उन्होंने बलराज, और राष्ट्रकूट शासक को कहा है बलहरा। किसने कहा है? ये अरबी लेखकों ने राष्ट्रकूट वंश को बलराज और राष्ट्रकूट शासक को बलहरा कहा है। कृष्ण थर्ड, इसके उत्तराधिकारी खोटिक के समय सियक परमार ने मान्यकेत पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त कर दिया। मान्यकेत क्या था? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, जिसको दंती दुर्ग ने स्थापित किया था, राजधानी बनाया था मतलब। अब यहाँ पर आप इस फैक्ट को समझिए, कृष्ण थर्ड का उत्तराधिकारी मतलब इसका बेटे कौन था? खोटिक, ये था, इसका शासन चल रहा था। उसके समय सियक परिवार ने मालवा पर आक्रमण किया और यहाँ पर जो थी मान्यकेत जो राजधानी थी उसको ध्वस्त यानी कि उसको खत्म कर दिया। इसी के दरबार में, कृष्ण थर्ड के दरबार में कवि पौन्य रहते थे, बहुत ही विद्वान कवि थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। गाइस एक आपने लूसेंट आप पढ़ना, लूसेंट के लास्ट पेज पे हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें दी हैं, इतिहास की, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक कि इन किताबों के लेखक कौन हैं, पुराण के लेखक कौन है। आपने देखा लास्ट में जाके जहाँ पे विश्व इतिहास शुरू होता है उससे पहले ही 3-4 पेज दिए हैं, उनको आप रट लेना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जितने भी जो पुराण हैं, जितनी भी जो किताब है इतिहास की, क्वेश्चन एक न एक यहाँ से पूछ लेता है। अगर मिसलेनियस वाला टॉपिक आपके पेपर में है तो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। कवि पौन्य ने किस पुराण की रचना की? तो शांति पुराण की। अब कर्क, तो इसी के समय चालुक्य शासक कौन था? तेलप सेकंड ने इसे पराजित कर कल्याणी के तेलप वंश की स्थापना की। यहाँ पर समझना कि कर्क को किसने पराजित किया? तो चालुक्य शासक तेलप सेकंड ने इसको पराजित करके जो कल्याणी का जो तेलप वंश था उसकी स्थापना की। अब एक नोट है यहाँ पे, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया।
जो कि महाराष्ट्र में है। तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे तिरुपति संघर्ष, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, क्योंकि मैंने तो अपने नोट्स में ऐसे डायग्राम बना के रखा है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आपको समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए भगवान की कृपा से 3 नंबर का अगर आपके मेंस में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर समझा दोगे। 3 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में पूछ लिया तो यहाँ पर समझा दोगे। गाइस सॉरी चाहूँगी जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों में मैनर्स बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई पढ़ा रहा है कि थोड़ी हम शांति बनाए रखें, लेकिन देखो क्या होता है कि एक एजुकेशनल स्टूडेंट और एक बिना पढ़े हुए इंसान में बहुत ही अंतर होता है। लेकिन कुछ पढ़े हुए भी गलती करें तो फिर उनको क्या कह सकते हैं। तो पढ़ते हैं आगे, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगी अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं त्रिपर्ची संघर्ष। ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी हमारी कन्नौज से। तो यहाँ पर अगर कन्नौज की बात आई है तो आपको पता है जिस शहर से रिलेटेड हो उससे थोड़ा पूछ लेते हैं। अगर उसकी कुछ मान लीजिए जैसे जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी शहर, तो ऐसे ही अगर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कन्नौज किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है हमारा गंगा नदी के तट पर। कौन सी नदी है? गंगा। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। अगर आपने लूसेंट किताब में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो जो ज्योग्राफी का जो विविध दिया है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें बताया है खुशबुओं का शहर मतलब सारे शहर हैं जिनके उपनाम दिए हुए हैं। तो कन्नौज को खुशबुओं का शहर बोलते थे। अब शुरुआत करते हैं त्रिपर्ची संघर्ष की। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्या है यहाँ पर, मतलब ये करीबन कहा जाता है कि ये 200 साल पहले हुआ था। एक इसका टाइम पीरियड नहीं है तो इससे हमें मतलब नहीं है, आप मतलब रखिए इससे कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो शुरुआत की थी प्रतिहार ने, और विजय भी इसमें प्रतिहार वंश ही हुआ था। शुरुआत किसने की थी? प्रतिहार ने, और विजय ही वहाँ पर प्रतिहार हुआ था। अब यहाँ पर वंश कौन कौन से थे? तो पहला प्रतिहार और पाल वंश, तो तीसरा राष्ट्रकूट वंश। वहाँ पर शासक कौन से थे? तो प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज, पाल वंश में धर्मराज और राष्ट्रकूट का ध्रुव। मतलब एक बार फिर समझाना चाहूँगी, त्रिपर्ची संघर्ष की शुरुआत कन्नौज से। शुरुआत किसने की? प्रतिहार ने। प्रतिहार वंश में कौन सा राजा था? वत्सराज के समय हुआ था। पाल वंश में धर्मराज के समय और राष्ट्रकूट में ध्रुव के समय। कि आपको मैंने पढ़ाया तो ये राष्ट्रकूट वंश है, ये तो यहाँ पर कन्नौज में ये गंगा नदी का एरिया यहाँ पर आ जाता है। लेकिन राष्ट्रकूट मैंने आपको शुरुआत करी थी तो समझाया था कि यहाँ पर ये हमारा नर्मदा नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये वंश हुआ था। आपको बस 3 चीज़ें याद रखें। सबसे पहले शुरुआत करी थी प्रतिहार ने, किस शहर में? कन्नौज। कन्नौज का उपनाम खुशबुओं का शहर। दूसरा, गंगा नदी के तट पर स्थित है। 3 वंश थे, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। प्रतिहार में वत्सराज, राष्ट्रकूट में ध्रुव और पाल वंश में धर्मराज। विजय हुई थी हमारी प्रतिहार वंश की। ठीक है, ये है त्रिपर्ची संघर्ष, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अब थोड़ा 1-2 फैक्ट है वो आप देख लेते हैं नोट में। दक्षिण की एकमात्र शक्ति जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश। फिर समझिए, दक्षिण की एकमात्र शक्ति जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, यानी उत्तर भारत की जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप किया, मतलब बीच में बोला, वो कौन सा वंश था? तो वो था हमारा राष्ट्रकूट वंश। एक नोट्स है यहाँ पे, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये तो वैसे पता होगा नॉर्मली आप लोगों को। इसमें कुल गुफाओं का थोड़ा रह जाता है, तो इसमें गुफाएं हैं। गुफाओं का मेन लिखा गया है यहाँ पे 34 गुफाएं। कितनी है? 34। ये गुफाओं की संख्या है। किसमें? जो एलोरा में जो गुफाएं हैं। सबसे पहले 1 से लेके गुफा नंबर 1 से लेके गुफा नंबर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको बौद्धों की गुफाएं कहा जाता है। कौन सी? 1 से 12। गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुफाओं से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा, फिर 13, गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं। कितनी? गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29। फिर गुफा नंबर 30 से गुफा नंबर 34 जैनों की। और यहाँ पर फिर है गुफा नंबर 15। तो ये अलग क्यों लिखा है? क्योंकि इसका फैक्ट है
कि इसमें विष्णु भगवान को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एलोरा की गुफा में कौन सी गुफा में विष्णु भगवान को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, तो वो है हमारी गुफा नंबर 15। गाइज यहाँ पर हमारा राष्ट्रकूट वंश हुआ ख़त्म। गारंटी मेरी है, अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाए तो मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन बाहर पूछा जाएगा। तो ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना। कल हम पढ़ेंगे अगला वंश। बहुत ही जल्दी आपकी ये हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है, मान लीजिए बिल्कुल लास्ट टाइम पे चल रही है। तो मैं कोशिश करूँगी, एक मैं फिर से दोबारा बोलना चाहूँगी कि कम्युनिटी में आपके लिए एक पोस्ट डाल दूँगी, उसमें 2 सब्जेक्ट पॉलिटी और ज्योग्राफी जो आप पढ़ना पसंद करें उसमें आप टिक लगा देना। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।